नमस्कार। बीएससी टू एनएससी के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बेसिक इंटरेस्ट एंड बेसिक्स ऑन ओपन इंटरेस्ट और इंट्रोडक्शन की ओपन इंटरेस्ट कैसे चेंज होता है, कैसे ये ऊपर जाता है, कैसे ये नीचे आता है और ओपन इंटरेस्ट कब सेम रहता है इवन दो ट्रेड चल रही हो, इन सब के बारे में बात करूंगी। तो हम इन सब में एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ना कि प्राइस एनालिसिस या इस बार प्राइस के एनालिसिस कैसे करें। तो ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है। फर्स्ट ले रही हूँ एज एन एग्जांपल, क्योंकि ऑप्शंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें कि दो तरह के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन एंड वेरियस स्ट्राइक प्रोसेस। अकेले निफ्टी के पास n नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं। यहाँ पे बायर ऑप्शन है और यहाँ पे सेलर ऑप्शन है। तो अब हम बात करेंगे, ये कॉइन के दो साइड्स होते हैं, बिल्कुल हस्बैंड और वाइफ की तरह। जो ये कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट एक्चुअली बायर और सेलर के बीच में फ्रेम्ड होता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बंधे होते हैं। बायर सेलर के अगेंस्ट खेलता है और सेलर बायर के अगेंस्ट खेलता है। सो इन केस में ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बेट कर रहे होते हैं। जो बायर का प्रॉफिट है वो सेलर के लॉस से आता है, और जो बायर का लॉस है वो सेलर के प्रॉफिट से होता है, एंड वाइस वर्सा। सो बेसिकली फ्यूचर्स के टर्म में दोनों ही बायर और सेलर अकाउंट में मार्जिन अमाउंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के नेचर और डेफिनेशन दोनों ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे बायर और सेलर द्वारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कहा जाता है कि बायर लंबा जाता है और सेलर शॉर्ट जाता है, जिसमें बायर ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि बायर ऊपर जाएगा अगर प्राइस ऊपर जाता है, और सेलर गेन करेगा यदि प्राइस नीचे आएगा। एंट्री के टाइम तक इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर और सेलर के बीच फ्रेम हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक मेल और फीमेल के बीच शादी की तरह है। तो आप चेक करें कि कब ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है और कब नीचे जाता है। तो ये एक सिनेरियो है जहां मैं कह सकती हूँ कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जिसमें एक नया बायर आ रहा है अपने अकाउंट में कैश के साथ, और एक और बाय ऑर्डर प्लेस करना होता है। सिमिलरली उसी समय एक नया सेलर आ रहा है जो शॉर्ट ऑर्डर प्लेस कर रहा है सिर्फ कैश इन हैंड के साथ, और वो एक छोटा ऑर्डर प्लेस कर रहा है। और जब नए बायर और नए सेलर के बीच में ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो ओपन इंटरेस्ट उस क्वांटिटी के बाद बढ़ जाता है जिस क्वांटिटी के बाद वो प्लेस कर रहा हो। ये माने कि बायर की इक्वल क्वांटिटी और सेलर की इक्वल क्वांटिटी को एग्जीक्यूट किया जाना है, तो ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है। ये एक यंग लड़के और यंग लड़की की शादी करने जैसा है। मान लेते हैं कि एक विलेज में अराउंड 50 कपल्स हैं। 50 कपल्स का मतलब है करेंटली ओपन इंटरेस्ट 50 कपल्स हैं। तो एक विलेज में 50 हस्बैंड्स एंड 50 वाइफ्स हैं। और फिर जो यंग बॉयज एंड दो यंग गर्ल्स इस विलेज में आते हैं और वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट 2 से बढ़ जाता है, क्योंकि अब नंबर ऑफ कपल्स 52 हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ एक नया बायर आया, यहाँ एक और नया सेलर आया। जैसे कि हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया था कि लेट्स से कि दो नए कपल्स आ गए हैं यहाँ पे, तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब ये उसी तरह है जहाँ एक नया बायर आता है और एक नया सेलर आता है और उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फ्रेम होता है, तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ जाता है। ओके, और मैं जस्ट आपको एक मैरिज का एग्जांपल दे रही हूँ, एक मेल और फीमेल के बीच में, आपको ये कपल्स का काउंट समझाने के लिए जो ऑलरेडी विलेज में है, और कैसे नंबर ऑफ मैरिड कपल्स ऊपर जाते हैं या कम हो जाते हैं। सेम होता है ओपन इंटरेस्ट में, इसलिए मैं यहाँ मैरिज का एग्जाम्पल लिया। और यहाँ एक एग्जाम्पल है जहाँ ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग बायर और एग्जिस्टिंग सेलर है, मतलब यहाँ की हस्बैंड और वाइफ ऑलरेडी शादी कर चुके हैं। यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें डाइवोर्स लेना है, या फिर वो डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं और उनका स्टेटस मैरिज से सिंगल हो जाता है। अब इस केस में क्या होता है, विलेज में नंबर ऑफ कपल्स का काउंट कम हो जाता है। मान लेते हैं कि एग्जिस्टिंग कपल्स का काउंट 50 है और एक हस्बैंड और वाइफ डाइवोर्स के लिए फाइल कर रहे हैं, तो उनका डाइवोर्स हो जाता है, वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इस केस में विलेज में नंबर ऑफ कपल्स का काउंट 1 से नीचे आ जाएगा, फ्रॉम 50 टू 49।
तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा। एंड एक्चुअल केस में अगर फ्यूचर्स की बात करते हैं, दोनों ही एग्जिस्टिंग बायर और एग्जिस्टिंग सेलर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट कर रहे हैं। वो दोनों स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। जब नया बायर आया और नया सेलर आए तो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। लेकिन जब वो स्क्वायर ऑफ करने के लिए डिसाइड करते हैं, दोनों साइड अगर स्क्वायर ऑफ करने का डिसाइड किया गया है अगेंस्ट ईच अदर, तो फिर से ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा। एंड एक्चुअल केस में अगर फ्यूचर्स की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस केस में एग्जिस्टिंग बायर जो होल्ड कर रहा है, लेट्स से निफ्टी का लॉट साइज 25 है, तो ये +25 होल्ड करेंगे और वह आदमी जो शॉर्ट रह गया है वो -25 होल्ड करेगा। उसकी नेट पोजीशन होगी, जब ये दोनों स्क्वायर ऑफ करेंगे तो दोनों की नेट पोजीशन 0 हो जाएगी। आई एम सॉरी। यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं एक नए चार्ट से आपको एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सो एग्जिस्टिंग बायर जो होल्ड कर रहा है, लेट्स से निफ्टी का लॉट साइज 50 है जैसे कि हमने बात करी थी अभी। एंड अगर वो 25 होल्ड कर रहे हैं और जो आदमी जो शॉर्ट रह रहा है उसने -25 होल्ड करेगा, उसकी नेट पोजिशन होगी। जब ये दोनों स्क्वायर ऑफ करेंगे तो दोनों की नेट पोजिशन 0 हो जाएगी। जो एग्जिस्टिंग बायर है वो सेल ऑर्डर प्लेस करेगा और एग्जिस्टिंग सेलर या वो आदमी जो शॉर्ट रह गया है वो बाय स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय ऑर्डर प्लेस करेगा। और जब ये दोनों फिर से एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट 1 से नीचे आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है जब ओपन इंटरेस्ट कम होता है। अब मैं आपको एक सिनेरियो बता देती हूँ जहाँ ओपन इंटरेस्ट सेम रहता है। जैसे कि आप यहाँ टॉप पर देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट अनचेंज्ड, और यहाँ देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एक एग्जिस्टिंग बायर है ए नाम से और एक नया बायर आता है और वो ए की पोजीशन को रिप्लेस करता है। जहाँ पर एग्जिस्टिंग बायर को सेल ऑर्डर प्लेस करना होगा अपनी पोजीशन टू को स्क्वायर ऑफ से सेल करने के लिए। और जब नया बायर आ जाता है जिसके पास अकाउंट में कैश है और वो लोग टर्म पोजीशन बनाने के लिए आता है, तो वो ए को रिप्लेस कर देता है बी से। अब यहाँ पे बी ए की प्लेस तो लेता है, और इस केस में जब ट्रेड होती है तो ओपन इंटरेस्ट सेम रहता है और ये सेम रहेगा और चेंज नहीं होगा। ठीक इस तरह यहाँ एक सेलर सी नाम से इनिशियली ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने वाला था। एंड ये आदमी अपनी पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए डिसाइड करता है कि ये बाय ऑर्डर प्लेस करेगा और ये नया सेलर डी यहाँ पे सेलर सी को रिप्लेस करेगा और उसकी पोजीशन ले लेगा। और ये शॉर्टिंग ऑर्डर या सेल ऑर्डर प्लेस करेगा और सी एंड डी के बीच में ट्रेड एग्जीक्यूट होगी और डी एंड सी की पोजीशन ले लेता है और सी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा और जो भी कैश बचेगा उसे वापस घर ले जाएगा। एंड अगेन इस केस में कैश अपने घर और जो भी वापस चला जाएगा। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ए डी के बीच में एग्जिस्ट करेगा तो ओपन इंटरेस्ट सेम रहेगा, बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा। ये उसी तरह से लेट्स से कि एक हस्बैंड और एक वाइफ हैं और वो वाइफ किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है, तो जो नई वाइफ से शादी होती है फिर विलेज में नंबर ऑफ कपल्स सेम रहते हैं, तुरंत ही नई वाइफ आ जाती है और वो ओल्ड वाइफ को रिप्लेस कर देती है। अगेन ये भी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। सो उस केस में एग्जिस्टिंग वाइफ की डेथ की वजह से नई वाइफ आती है एंड फर्स्ट वाइफ को रिप्लेस कर देती है एंड नंबर ऑफ कपल्स सेम रहते हैं। यही चीज़ हस्बैंड के केस में जाती है। अगर हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है एंड वो वाइफ एक दूसरे आदमी से शादी करती हैं तो फिर उन एक नया हस्बैंड आएगा, बट ओवरऑल द नंबर ऑफ कपल्स वो सेम रहेगा। ओके, सो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नोट कराना चाहती हूँ कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है इसका मतलब क्या होता है, बायर सही है या सेलर गलत है। ये उसी तरह है किसी की शादी में, हस्बैंड सही हो सकता है, वाइफ सही हो सकती है, या फिर वो दोनों गलतियां करते हैं। तो इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो इसका इतना इंटरेस्ट होना है कि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग इंटरेस्ट है और उस पर्टिकुलर स्टॉक या कमोडिटी में, और अचानक से राइज हुई है। मान लेते हैं अचानक से विलेज में नंबर ऑफ कपल्स में राइज होता है, तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और विलेज में कपल्स की पॉपुलेशन बढ़ गई है। और इसी तरह स्टॉक्स के केस में
फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बीच में चीज़ें चेंज होंगी। ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर लेवल पर ऊपर जाता है, स्पेसिफिकली आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी की तरफ। वहीं पे ऐसा केस ऑप्शंस में नहीं होता है इतना ज़्यादा, और ये सब हमेशा सच नहीं हो सकता। तो हमेशा ही इफ्स एंड बट्स होते ही हैं, और ओपन इंटरेस्ट अकेला ही आपको क्लियर पिक्चर नहीं देने वाला। तो ये आपको एक्चुअली में ओपन इंटरेस्ट अकेला ही आपको क्लियर पिक्चर नहीं दे सकता। निफ्टी ट्रेंड्स क्या होता है, स्टॉक ट्रेंड क्या होता है, क्या स्टॉक तो ऊपर जाने हैं, निफ्टी के ऊपर सब रहने का सपोर्ट मिलेगा, और इस तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो मैं इस वीडियो में इन सबको कवर नहीं कर पाऊंगी, बट आगे की वीडियोस में इन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इन पॉइंट्स को कवर करना चाहती हूँ कि ओपन इंटरेस्ट कब ऊपर जाता है, ओपन इंटरेस्ट कब नीचे आता है, और ओपन इंटरेस्ट कब सेम रहता है। अब मैं आपको यहाँ ऑप्शंस के चार्ट्स दिखाऊंगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शंस में वेरियस स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं। अब बात करते हैं हम इन स्ट्राइक प्राइजेस की। तो देखिए, यहाँ वेरियस बेटिंग लेवल्स भी होते हैं, मीनिंग करंट मंथ की एक्सपायरी डेट पर निफ्टी के खुद के पास ही कम से कम 20 अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस हैं। 20 कॉन्ट्रैक्ट्स और 20 कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और एक स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पर एटलीस्ट 40 कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो एक्टिवली ट्रेड किए जाएंगे। तो नीचे जाते हुए ये देख सकते हैं कॉल ऑप्शन के लिए यहाँ एक बायर और एक सेलर होगा। यहाँ हमने देखा कि एक बायर है कॉल ऑप्शन के लिए, एक सेलर है कॉल ऑप्शन के लिए। यहाँ पुट ऑप्शन के लिए भी एक बायर है और एक सेलर है। तो मैंने यहाँ पे इन्हें बी और एस से इंडिकेट किया है। सिमिलरली पुट ऑप्शन के पास भी बायर और सेलर होंगे, और इन केस में कॉन्ट्रैक्ट कॉल ऑप्शन बायर और कॉल ऑप्शन सेलर के बीच में फॉर्म हो रहा है एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर। और इस तरह यहाँ पर पुट ऑप्शन बायर और पुट ऑप्शन सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर। एंड ऑप्शंस के केस में कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के लिए बायर्स के लिए कोई भी मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पूरा प्रीमियम एडवांस में पे कर रहा है, और ऑप्शन प्रीमियम की मैक्सिमम वैल्यू 0 तक जा सकती है। तो ये तो वह पूरा अमाउंट पे कर देता है जो वो लूज कर सकता है, इसलिए बायर के लिए कोई भी मार्जिन नहीं होता। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस मेकिंग सिनेरियोज है, इसलिए यहाँ मार्जिन लॉक्ड होता है। बायर के लिए भी लॉस अनलिमिटेड लॉस मेकिंग सिनेरियो नहीं होता, और लॉस फिक्स्ड होता है, इसलिए यहाँ पे भी मार्जिन लॉक्ड नहीं है। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन के बायर्स और सेलर्स के बीच में कोई भी एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होता। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बायर्स और सेलर्स के बीच में कोई भी एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, तो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ये दोनों बिल्कुल अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जहां कॉल ऑप्शन के बायर हो निफ्टी से एक्सपायरी के एंड तक स्ट्राइक प्राइस क्रॉस करने की उम्मीद होगी। पुट ऑप्शन जस्ट इसका अपोजिट है, जहां पुट ऑप्शन बायर के निफ्टी से एक्सपायरी के एंड तक उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से नीचे ड्रॉप करने की उम्मीद होगी। इसकी वजह से डेफिनेशंस के हिसाब से आउट ऑफ द कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस के लिए सेलर नॉर्मली सही होते हैं, स्पेशली जब टाइम एक्सपायरी के क्लोज हो जाता है। सो मैं कोशिश करूँगा कि अलग वीडियो बनाने की कि ओपन इंटरेस्ट को कैसे एनालाइज और कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक बार जब मेरे पास कुछ क्लियर डेटा और दिखाने के लिए एग्जाम्पल्स होंगे। सो इस वीडियो में सिर्फ ये इतना ही समझाने की कोशिश थी कि ओपन इंटरेस्ट ऊपर कैसे जाता है, कैसे नीचे आता है, और ये सेम कब रहता है। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।